स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए सेकंड चैप्टर ऑफ द सीयूटी स्प्रिंट सीरीज आप सभी के लिए लेकर आई हूं। अब चैप्टर नंबर 1 आप ऑलरेडी देख चुके हो, उम्मीद रखती हूं कि पढ़ भी चुके हो, रिवाइज भी हो गया है, सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा सिलेबस है सेम है जो हमने सीबीएसई में करा था। कुछ चैप्टर्स है जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस है, तभी मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी कि भाई ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हमने सीबीएसई में नहीं करा था। बट सेकेंड चैप्टर में कुछ ओमिटेड ही नहीं था, देखा जाए तो सारी चीजें हमने इसमें करी ही करी थी, और इसीलिए सेकेंड चैप्टर का एक क्विक रिविजन करके हम इसके ऑब्जेक्टिव्स आज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या कवर करेंगे, तो पहली चीज हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे विद द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय फीचर्स, या तो आप इसको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हो। देन आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज 14 प्रिंसिपल्स बाय नन अदर देन हेनरी फेयर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जाएंगे जो एफडब्ल्यू टेलर ने यहाँ पे दिए थे। तो एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे फॉलोड बाय साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। तो एक क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे, देन हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक बेस आपको बता देती हूँ, एक समझ दे देती हूँ, सो दैट आप मीनिंग को और बेटर तरीके से समझ सको। जब भी मैं एक मैनेजर की बात करूँ, देखिए बेटा एम्प्लॉय और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी हम एक मैनेजरियल लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो, मैनेजर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब ये जो डिसीजंस लेते हैं, ये डिसीजंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसी के ऊपर जो एक कंपनी की सक्सेस है, सर्वाइवल है, ये यहाँ पे निर्भर करती है। अगर मैनेजर अच्छा है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है, वो यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ला पाता है, एफिशिएंसी ला पाता है, इफेक्टिवनेस ला पाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन पाएगा। वही अगर मैनेजर्स जो डिसीजन ले वो सही नहीं लेते, या उससे एफिशिएंसी नहीं आती, या उससे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अगर अचीव नहीं होते, तो वो कंपनी, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैनेजर्स का सही डिसीजन लेना, उनके डिसीजन सही हो, उनके डिसीजन करेक्ट हो, उनके डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन बेटर और एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सवाल ये आता है कि मैं अगर आज एक मैनेजर हूं, मुझे कैसे पता कि कैसे राइट डिसीजन ले, कैसे रॉन्ग डिसीजन ले, कब सही होगा, कब गलत होगा, क्या गलत है क्या सही है, मुझे कैसे पता। तो इसके लिए बनाए गए थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसे जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए कि भाई आप इन चीजों को देखकर समझकर इनके मुताबिक आप डिसीजंस ले सकते हो। प्रिंसिपल्स जब बनाए गए तब बहुत सारे इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए कि क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा। उसके बाद इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया। मतलब ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड्स है जिसके मुताबिक हम मैनेजर्स को कह सकते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आपको एक चीज हमेशा प्रिंसिपल्स के ऊपर याद रखनी है कि जनरल गाइडलाइंस है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि हर एक मैनेजर को हर एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं। ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, कौन से प्रिंसिपल्स उनके मुताबिक, उनके सिचुएशन के मुताबिक बेनिफिशियल होगा, और कौन सा प्रिंसिपल नहीं होगा जिसको वो फॉलो नहीं करे। ये चीज आपको हमेशा समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मीनिंग के ऊपर जाते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स जो है ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कुछ फंडामेंटल ट्रूथ यहाँ पे बताता है। देखिए बेटा, फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है, जैसे एक हर एक इंसान का ना एक स्वभाव होता है। ठीक है, ये स्वभाव, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई भी वर्कर है, अब वो वर्कर है उसको आप हमेशा डराते रहते हो
चुपचाप काम करने तो कल है ना नौकरी पे आना मत, चुपचाप काम करने तो लात मार के एक दिन में निकाल देगा। अगर आप देखो हर एक वर्कर को या किसी भी वर्कर को आप डेली ये धमकी देते हो, डेली ये डराते हो, तो उसका काम के ऊपर ध्यान कम और ये कल नौकरी होगी नहीं होगी ये टेंशन और स्ट्रेस के ऊपर ध्यान ज्यादा होगा। अब ऐसे वर्कर सही से काम भी नहीं कर पाएंगे और जब मौका मिलेगा ना आपकी कंपनी से भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई मेरे नौकरी का तो कोई ठिकाना नहीं, रोज डराते रहते हैं डराते रहते हैं डराते रहते हैं। अब ये हर वर्कर के लिए सेम होगा? कोई ऐसा वर्कर होगा जो बोलेगा अरे चल ना बोलने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नौकरी नहीं तो नहीं, चल ना। जनरली कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं जहां पे हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होगा एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इन जनरल केसेस ये रिएक्शन सेम या सिमिलर होता है इन सिमिलर सिचुएशंस। तो ये फंडामेंटल ट्रुथ जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आपको बताता है, जहां पे वो आपको ये बताता है कि क्या करने से क्या होगा। तो दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करोगे तो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैनेजर्स को यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहली ये चीज पता चलती है कि उनके क्या डिसीजंस एंड क्या एक्शंस का क्या रिजल्ट्स या रिएक्शन वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है जैसे मैंने कहा ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है सो दैट मैनेजर्स जो है अपने डिसीजंस अप्रोप्रिएटली ले सके। अब देखिए बेटा, एक चीज आपको हमेशा समझना है, जब भी मैं कहती हूँ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस तो एक इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसी को करो, कोई कायदा है कोई कानून है आपको उसको फॉलो करना ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजर्स हर एक अलग होता है। हम जैसे कहते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट हमने क्यों कहा था? हमने मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए कहा था क्योंकि सबसे पहली चीज हमने मैनेजमेंट में यही समझी थी कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका होगा हर एक व्यक्ति का, हर एक मैनेजर का अलग होगा और इसीलिए जो प्रिंसिपल्स है कोई मैनेजर्स इसको अपनाएंगे, कोई सारे अपनाएंगे, कोई कुछ को अपनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इनका जो अपनाना है, कौन सा प्रिंसिपल अपनाओ कौन सा नहीं अपनाओ, ये चेंज होते रहेगा। तो ये गाइडलाइंस है कि भाई इसको देखो समझो, जो सही लगे वो करो सो दैट आप अपने कंपनी को अच्छे से चला सको, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है यहाँ पे अचीव कर सको। बट इसका कोई कंपल्शन नहीं है, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स मेनली मैनेजर्स की जो सोच है, मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, इसके ऊपर इम्पैक्ट या इसको बदलने के लिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया था। ठीक है, बेसिकली हम एक अच्छे मैनेजर कैसे बन सकते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको बताता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे फीचर्स, या तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। सबसे पहला जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या कि ये कोई पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री, लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। मैं नहीं कहती कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है सिर्फ यूएसए में अप्लाई होता है, सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है, सिर्फ जापान में अप्लाई होता है, नहीं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंट्री में हो, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए जा सकते हैं। अब आप इसको अप्लाई करो ना करो आपकी मर्जी है, बट क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई हो सकते हैं? क्या वो इतने जनरल है कि हर जगह वो अप्लाई हो जाएंगे? हाँ, वो है। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है। याद रखना, दे आर नॉट रेडीमेड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये चीज आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। देखो बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है कोई भी चीज का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है।
राइट? ये आपको नहीं बताता कि ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको ऐसे सॉल्व करो, ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको ऐसे सॉल्व करो। भाई तुम मैथ्स और अकाउंट्स के सम सॉल्व नहीं कर रहे हो। सिचुएशंस अलग होती है, लोग अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है, कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई किसी तरीके से कर सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है जिसको इस्तेमाल करके मैनेजमेंट अपना बिहेवियर, अपना डिसीजन मेकिंग यहाँ पे चेंज कर सकता है, बट कोई भी प्रॉब्लम का वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है, सॉरी आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? दे चेंज विथ द चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है रातों रात बेटा यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। मतलब आज मैं सोई थी, मेरे को अचानक लगा अरे ये प्रिंसिपल बन सकता है, कल मैंने इसको बना दिया, नहीं। बहुत ज्यादा समय लेके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट लोगों पे इसका एक्सपेरिमेंट करके, इसका ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करके, रिपीटेटिवली कई दिनों तक इसको करके, कई महीनों तक करके फिर ये प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। बेटा ये रातों रात नहीं बना है, ओवरनाइट प्रिंसिपल्स बना के आपको बुक में नहीं दिए गए हैं। आज मैं कहती हूं कि प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होते हैं। तो भाई अगर रातों रात बनाए जाते तो किस तरीके से बनता? ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या है? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जब मैं कहती हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहां पे क्या होता है कि आप एज अ मैनेजर ये प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से अडेप्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना है, कुछ प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाना है, या ये पूरा फॉलो नहीं करना है, कुछ हद तक हम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते कि इसको करना है तो ऐसे ही करना है। जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होता है कि होगा तो ऐसे ही होगा, करना है तो ऐसे ही करो। बट यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। हर एक मैनेजर उसको सिचुएशन के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक, अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है, बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली बिहेवियरल है। तो यहां पे मैं अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? तो उनका मेन एम है टू एनहांस द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, कि जो भी मेरे मैनेजर्स हैं, जो भी मेरे एम्प्लॉयज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाके मैं कोशिश कर सकूं कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको यहाँ पे अचीव कर पाऊं। राइट? नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, क्या करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत क्लियरली बताते हैं कि एज अ मैनेजर अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप आपकी कंपनी में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं रखते हो, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, बार बार उनको यहाँ पे डराते रहते हो कि कल निकाल देगा, कल लात मार देगा, ये करेगा, वो करेगा, तो जाहिर सी बात है आपको एम्प्लॉय जो है उनकी लॉयल्टी नहीं मिलेगी। जैसे मौका दिखेगा वो आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे और आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो इंक्रीज होगा। वहीं अगर आप अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देते हो, उनको सेटल होने का मौका देते हो जॉब पे, तो आपको एम्प्लॉय टर्नओवर डिक्रीज होके मिलेगा, एम्प्लॉयज की लॉयल्टी मिलेगी। राइट? तो ये करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे बताते हैं। राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कंटिंजेंट। सबसे पहले कंटिंजेंट का मतलब समझ लो। कंटिंजेंट का मतलब यहाँ पे होता है सिचुएशनल। ठीक है, तो जब मैं कहती हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट, इसका मतलब होता है ये प्रिंसिपल्स जो है सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। मैं नहीं कहती हूं कि हर एक सिचुएशन में अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपनाओगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा, नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनका एप्लीकेशन और उनका जो रिजल्ट है वो सिचुएशन टू सिचुएशन
वेरी कर सकता है, कहीं पे रिजल्ट कुछ आ सकता है, कहीं पे कुछ और आ सकता है, बिकॉज आप याद रखना एज अ मैनेजर आप यहाँ पे ह्यूमंस और ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हो, और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी स्टैटिक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस में या अलग अलग लोग सेम सिचुएशंस में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई गिर जाता है ना रास्ते पे, जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त गिर गया, अब कोई है ना जिसकी हंसी नहीं रुकेगी ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कोई है वो ऐसे हो जाएगा, वो शॉक में चला जाएगा कि क्या हो गया, तो कोई 1 मिनट ऐसे रुकेगा, उसको समझेगा ही नहीं कि हुआ क्या। तो हर एक व्यक्ति ना डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो हंसता है उसके ऊपर। हंसने वाली क्या चीज है तक समझी नहीं, बट एनीवेज काफी ऐसे होता है कि कोई गिर जाता है तो इंस्टेंटली वो हंसी निकल जाती है ना। बट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम इंसान जो है डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट लोग जो है सेम सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं। बिहेवियर कभी भी किसी का सेम स्टैंडर्ड स्टैटिक नहीं हो सकता है, किसी का स्वभाव बेटा सेम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजर्स लोगों के साथ ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं तो हर बार इन सेम सिचुएशन आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल सकता है। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट है, सिचुएशन है, सिचुएशन के मुताबिक इनका जो रिजल्ट है, जो इंपैक्ट है, वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे इंपॉर्टेंस या तो आप इसको सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी देते हैं। वो मैनेजर्स को बताते हैं कि क्या इंपैक्ट हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस का, क्या करने से आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। एज अ मैनेजर वो मुझे पहले से अवेयर कर देता है कि ये करने से आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। अब क्या करना क्या नहीं करना वो मैनेजर का डिसीजन है, बट वो आपको एक रियलिटी चेक तो जरूर दे देता है कि देखिए आपको अगर ये दिक्कत आ रही है तो उसका कारण ये है, जो आप नहीं कर रहे हो उसके कारण ये दिक्कत आ रही है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए बेटा, मैक्सिमम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यहाँ पे फोकस करता है कि हम अपने रिसोर्सेस को बिल्कुल वेस्ट ना करें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करें, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो या मशीनरी हो। तो हर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से बनाया गया है। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में अगर आप यहाँ पे मेथड स्टडी की बात करो, ठीक है, तो मेथड स्टडी का काम क्या था, वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब फाइंड आउट करना कि भाई जो ऐसा मेथड है जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके या बेहतर काम हो सके, उस मेथड को फॉलो करो, की बर्बादी ना करो। सिमिलरली जो मोशन स्टडी था, मोशन स्टडी का काम क्या था तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी या बाय एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव मोशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम यही है कि कैसे आप एफिशिएंसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है तो दैट इज साइंटिफिक डिसीजन। देखिए बेटा, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है या जो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसको FW टेलर ने, फेडरिक विंसलर टेलर ने यहाँ पे दिया था, उन्होंने बार बार एक ही चीज कही थी कि एज अ मैनेजर आप जो भी डिसीजन लेते हो, हाँ मैनेजर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग, बट जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसको तुक्के से, इंट्यूशन से कि मेरे को ये सही लग रहा है या मेरे को यहाँ पे अच्छी गट फीलिंग आ रही है कि यही सही होगा, इस तरीके से आप डिसीजन ना लीजिए। जो भी रिसर्च है, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, रिसर्च एनालिसिस करके, डेटा को स्टडी करके फिर ही आप ये डिसीजंस को लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपको पता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है तो डायनामिक होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल चेंजेस है वो एक मैनेजर्स कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे इंक्लूड करे, कैसे ये चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, उनको इन चीजों के लिए तैयार करता है, ट्रेन करता है।
चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, चेंजेस से अडेप्ट करना, चेंजेस के मुताबिक अपने ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करना बेटा इतना आसान नहीं है। बट ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को जिस तरीके से गाइड करता है, जिस तरीके से उनकी नॉलेज डेवलप करता है, ट्रेन करता है, मैनेजर्स कहीं ना कहीं ये चेंजेस को अपनाने के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैं कहती हूँ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका मतलब होता है कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर यहाँ पे रन कर पाओ, स्मूथली एंड सिस्टमैटिकली यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन चले। तो मैं अगर कहती हूँ कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहती हूँ कि स्मूथली एंड सिस्टमैटिकली रन करे, तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है, तो एक कम्युनिकेशन चेन होना चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन है वो एक फ्लो में जाना चाहिए, ऐसे कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों स्केलर चेन कहता है, सो दैट एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप, और हम जो है सिस्टमैटिकली यहाँ पे हर एक लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करें, जिससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे अप्रोप्रिएटली और स्मूथली हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कहता है, फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बेटा, हम अपना प्रॉफिट, अपना फायदा, बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस की इनकम, इसके बारे में तो सोचते हैं, बट सिर्फ इसके बारे में सोचना क्या काफी है? नहीं, हमें सोसाइटी, अपने एम्प्लॉयज, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो मैनेजर्स को कहते हैं कि आपको जो है अपने एम्प्लॉयज, उनके फायदे, उनके बेनिफिट का भी सोचना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, जब मैं कहती हूँ तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन वो क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके काम के मुताबिक, स्किल्स के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक वो जो सैलरी, जो वेजेस डिजर्व करते हैं, आपको उनको वो सैलरी और वेजेस यहाँ पे पे करना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मार्केट में उनको 20,000 मिलना चाहिए, आप उनको बस 15,000 दे रहे हो, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि भाई सबके साथ जो है आपको एक समान जो है यहाँ पे व्यवहार रखना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आप जाति के मुताबिक, रिलीजन, कास्ट के मुताबिक यहाँ पे भेदभाव कर रहे हो, बायसनेस कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करो, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट दो, जो वो काम करते हैं उनका जो हक है उसके मुताबिक उनको रेम्यूनरेशन दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आज आप कोई भी मैनेजमेंट कोर्स कर लो, आप बीबीए कर लो, आप एमबीए कर लो, आप एमएमएस कर लो, अभी जैसे आप बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, हर जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, जहां पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करो, एजुकेशन एंड डिग्रीज की बात करो, रिसर्च एरियाज की बात करो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय हेनरी फ्योल। बट हेनरी फ्योल का जो 14 प्रिंसिपल्स है वो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ हेनरी फ्योल यहाँ पे हम समझ लें। हेनरी फ्योल जो है यहाँ पे उनका जो जन्म है फ्रांस में हुआ था इन द ईयर 1841। यहाँ पे फ्रांस में वो एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पे कोल माइनिंग कंपनी में काम करते थे, और हेनरी फ्योल को यहाँ पे फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स माना जाता था। ये प्लीज आपको यहाँ पे याद रखना है, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स या तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट माना जाता था। उनको ये पदवी, ये पोजीशन क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट एरिया में, जनरल मैनेजमेंट एरिया में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाकर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या योगदान किया था, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट यहां पे माना जाता था। वो हमेशा ये सोचते थे कि टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स में फर्क है। आप अगर एक मशीन चला सकते हो, आप अगर एक कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हो, आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर कोई टेक्निकल स्किल्स है वो अलग है, बट मैनेजमेंट एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स है जो एक व्यक्ति यहाँ पे डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ उनको यहाँ पे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आप आज पढ़ते हो, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी नन अदर देन हेनरी फ्योल ने बनाए थे। राइट, उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट आज भी माना जाता है, इसीलिए उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट की पदवी यहाँ पे दी गई थी।
ठीक है, चलिए सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल को यहाँ पे इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया था दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे वी नीड टू डिवाइड द टोटल वर्क into small units and distribute it to the workers based on their specialization। मतलब क्या है मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज हेनरी फ्योल ने यहाँ पे क्या कही कि जो भी हमारा टोटल काम है, आप एक व्यक्ति पे पूरा काम मत थोपो। हम जब भी टोटल काम की बात करते हैं, मान के चलिए कि ये आपका यहाँ पे टोटल काम है, सबसे पहले इस टोटल काम को यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड करो। तो ये टोटल वर्क है, राइट। मैंने क्या किया, तो ये टोटल वर्क को मैंने यहाँ पे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में यहाँ पे डिवाइड किया, राइट। अब यहाँ पे मैं ये देखूंगी कि हर एक काम में किसको अलोकेट करूं। जैसे मैंने कहा कि ये काम ए करेगा, ये काम बी करेगा, ये काम सी करेगा, ये काम डी करेगा, ये काम ई करेगा एंड सो। जब हम काम अलोकेट करते हैं, कौन कब क्या काम करेगा, जब हम ये भी डिसाइड करते हैं तो काम देते वक्त पहले ये चीज देखिए कि सामने वाले की स्पेशलाइजेशन क्या है, वो किस चीज में माहिर है, क्या चीज वो बेहतर कर सकता है। अब कोई डॉक्टर है तो उसको मैं खाना बनाने का काम, और कोई शेफ है तो मैं उसको पेशेंट की सर्जरी का काम दे सकती हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा कि काम डिवाइड करते वक्त ये ध्यान में रखना कि हर एक वर्कर की स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी किस में है, उसके मुताबिक काम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो एक व्यक्ति पे सारा बर्डन ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं आता, साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा रिपीटेटिव वर्क होता है, ठीक है, काफी बार ऐसे होता है कि एक काम जो है रिपीटेटिवली हो जाता है, दो जन सेम चीज पे काम कर लेते हैं, ये चीज भी यहाँ पे अवॉइड हो सकता है, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि ये काम भी ए भी कर रहा है, ये काम बी भी कर रहा है। अब दोनों जन सेम काम कर रहे हैं तो एक जन का जो काम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज जो है वो भी हम एलिमिनेट करके यहाँ पे रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, एफिशिएंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ला सकते हैं। साथ ही साथ काम देते वक्त हम ये जो इंश्योर कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को काम देते वक्त मैं ये देखूं कि उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी एफिशिएंसी किधर है, तो यहां से मुझे ये भी बेनिफिट मिलता है कि हाँ भाई मैंने उसको वही काम दिया जिसमें वो माहिर है, तो उसको बेस्ट तरीके से बेस्ट आउटपुट वो दे पाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो सेकेंड प्रिंसिपल है यहाँ पे आपका, दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले तो ये चीज आप समझ लो, जब मैं कहती हूं ऑथोरिटी, तो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजंस, या तो आप इसको डिसीजन मेकिंग पावर भी कह सकते हो। सेकेंड, यहां पे जब मैं कहती हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट the given work on time, राइट। अब यहाँ पे हेनरी फ्योल का क्या कहना था कि जब मैं अथॉरिटी की बात करती हूँ, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजंस। अब मान के चलो कि मैंने किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दी है, पावर दिया है टू टेक द डिसीजंस, बट कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, उसको जो करना है वो करता है, जो डिसीजन लेना है वो लेता है। अब इस केस में अगर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, इसका चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पे जब मैं सिचुएशन 1 लेती हूं, सिचुएशन 1 में लेट अस से मैं कहती हूं कि अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी मिसयूज ऑफ
पावर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव है। ठीक है, चलिए हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं जहां पे हम अथॉरिटी को कम कर देते हैं, तो हम कहते हैं अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने किसी व्यक्ति को एक काम दिया, बट मैंने उसको बोला कि भाई कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे को आके पूछने का, वरना मैंने अगर आपको अथॉरिटी दिया और आपने मिसयूज कर लिया तो क्या। ठीक है, अब हर एक काम करने के पहले, हर एक डिसीजन लेने के पहले वो मेरे पास आएगा, मैडम मैं ये करूं क्या, मैडम इसको हाँ बोलूं क्या, मैडम इसको आने दूं क्या। अब बार बार वो मेरे पास आएगा, कभी मैं बिजी हूं, कभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मेरे लिए रुका रहेगा, मैडम आएंगे तभी पूछ के करूंगा। अब इससे क्या होगा, डिले इन वर्क हो सकता है, काम अधूरा रह सकता है, क्योंकि हर चीज पूछ के करो, इसमें समय ज्यादा जा सकता है, तो डिले भी हो सकता है, काफी बार काम पूरा भी नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं सेकेंड सिचुएशन की बात करूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिले इन वर्क और cannot complete the responsibility। अब देखो, अथॉरिटी ज्यादा कर दी तो भी गड़बड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर दी तो भी गड़बड़। इसलिए हेनरी फ्योल ने क्या बोला, हेनरी फ्योल ने कहा कि योर अथॉरिटी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो काम दिया गया है उस काम को करने के लिए जितनी आपको अथॉरिटी चाहिए उतनी अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए। अब जैसे मुझे जो काम दिया है वो काम करते वक्त मुझे जो भी डिसीजन लेने हैं वो लेने की मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, मेरा काम भी समय से पूरा होगा और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं अपना पावर का मिसयूज भी यहां पे नहीं करूंगी। ठीक है, तो 3 सिचुएशंस हो सकती है। अगर अथॉरिटी ज्यादा है, मिसयूज ऑफ पावर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, काम कंप्लीट नहीं होगा। दोनों में अगर बैलेंस है तब एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सही तरीके से एफिशिएंटली यहाँ पे चल सकता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहता है कि चाहे आप एक कंपनी में मैनेजर हो या फिर सुपरवाइजर हो, देखिए बेटा, हर एक कंपनी में आप एक चीज समझ लो कि कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हर एक कंपनी में पहले से बताया गया होता है। अब ऐसा नहीं है कि रूल्स जो है सिर्फ जो छोटे लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, गलत। रूल्स जो है, चाहे आप कोई भी पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन पे हो, सभी के लिए रूल्स और कायदे एक समान होते हैं। अगर किसी ने गलती की, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, पनिशमेंट सबके लिए सेम होगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। अगर पेनल्टीज की बात करें तो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होना चाहिए। ए जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज मतलब क्या, कि अगर किसी के लिए पेनल्टीज है, पनिशमेंट्स है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, सबके लिए एक समान हो। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैनेजर है वो कुछ नहीं बोलोगे, वो चाहे कुछ भी करे, गलत। साथ ही साथ ये आपको डिसिप्लिन क्या कहता है कि हमें जो है हमारे कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क हमेशा यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। अगर वर्कर्स हैं तो वर्कर्स को जो भी उनके सुपीरियर्स काम देते हैं उनको वो सही तरीके से सही समय पे कंप्लीट करना है। अगर मैनेजर्स हैं तो उनको जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट की गई है, जो भी उनको ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और टारगेट्स अचीव करने हैं, उनको उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड सुपीरियर्स होने चाहिए एट ऑल लेवल्स। एंड साथ ही साथ और एक चीज, डिसिप्लिन की भी अगर बात करूं तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए एट ऑल लेवल्स। देखो बेटा, गुड सुपीरियर्स होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सुपीरियर जो भी डिसीजन ले, जो भी यहाँ पे पेनल्टीज दे, जो भी यहाँ पे कायदे कानून का फॉलो करवाए, एक तरीके से एक समान सबको करवाना चाहिए,
राइट। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत कियोस और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई भी गार्डन समझ के कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, काम करना है तो कर रहा है, नहीं करना है तो नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे, ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे होगा, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे कंप्लीट होंगे। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर स्कूल में बोल दे कि जो पहन के आना है पहन के आओ, जब आना है आओ, जैसे आना है आओ, तो स्कूल एक जंगल बन जाएगा। सही कह रही हूं। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल बेटा यहां पे क्या कहता है, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यहां पे क्या कहता है कि वन सबऑर्डिनेट should have one boss only and he or she should receive orders from one boss only। यहां पे जनरली बेटा क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए कि ये हमारा एम्प्लॉय है जिसका नाम है राम। ठीक है, अब राम यहाँ पे अपने काम को कर रहा था, उसको कुछ तो हमने काम दिया हुआ था, तो राम अपना कुछ तो काम यहाँ पे कंप्यूटर पे कर रहा था। अब यहाँ पे राम का एक मैनेजर है जो कि है यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर। किसका मैनेजर है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर। अब वो यहाँ पे राम के पास आता है, राम को कहता है कि भाई देख, मेरे को ना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, समय बहुत कम है, तो तू एक काम कर, जो काम कर रहा है सब कुछ छोड़ दे, ये फाइल ले और इस फाइल में जो भी डेटा गिवन है उसके मुताबिक मुझे यहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंट बना के दे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के, पीपीटी बना के दे। अब यहाँ पे राम बेचारा बहुत ही भोला, कहता है कि ठीक है सर, अब आपने बोला तो आपका बात यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मार्केटिंग मैनेजर जाते हैं, दूसरा एक व्यक्ति जो है, जो कि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो यहाँ पे राम के पास आता है, राम को कहता है कि देख भाई, तू जो भी काम कर रहा है उसको साइड में रख, मेरे को ना ईयर एंडिंग आ रहा है, आज मुझे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बॉस को सबमिट करनी है, जो काम कर रहा है सब कुछ छोड़ दे, ये डेटा ले और इसकी एक एक्सेल शीट मुझे आज के आज बना के दे। अब राम बेचारा कंफ्यूज, इसकी सुनू कि उसकी सुनू, उसकी सुनू कि इसकी सुनू। अब यहां पे होगा क्या कि मैं अगर मार्केटिंग मैनेजर की सुनती हूं, ये नाराज हो जाएगा, फाइनेंस मैनेजर की सुनती हूं, मार्केटिंग मैनेजर नाराज हो जाएगा, और ऐसे कंफ्यूजन की स्टेट में राम कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। अब ऐसे में करो तो करो क्या, इससे कंपनी में नेगेटिव इफेक्ट आना, एम्प्लॉयज का कंफ्यूज हो जाना, बाकी मैनेजर्स के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाना, ऐसी चीजें हो सकती है। इसीलिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे अगर राम है तो राम का बस एक ही बॉस यहां पे होना चाहिए। ठीक है, ये जो है राम का बॉस है, राम जो है यहां पे उसका सबऑर्डिनेट है। तो राम जो है, ये जो सबऑर्डिनेट है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉस के यहाँ पे जो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस है वो उसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति है, वो अगर आके राम को ऑर्डर देता है तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसकी बात यहाँ पे नहीं सुनेगा। तो हर एक सबऑर्डिनेट, हर एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए जिसकी वो बात सुने, जिससे वो इंस्ट्रक्शंस ले और जिसकी बात को वो यहाँ पे फॉलो करे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जनरली जो बच्चे हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेटा क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। ये एक अगर टीम है, एक अगर डिपार्टमेंट है, अब मान के चलिए कि यहाँ पे दो व्यक्ति है जो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे कंपनी के जो गोल्स है, ये गोल्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये कंपनी के गोल्स यहाँ पे अचीव हो पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं। तो हर एक व्यक्ति जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है, तो
ठीक है, बट अगर मान के चलो कि एक ही डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं तो उनका जो भी डायरेक्शन है वो गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए ना, राइट? तो 1 यूनिट 1 प्लान कहने का मतलब क्या है कि एवरी पर्सन वर्किंग in a department should have a single plan and they must move in the same direction of achieving the goals of the organization. ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको अभी समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा कहता है एक व्यक्ति का एक बॉस हो, उसी की सुने उसी की माने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक टीम में, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट एट द एंड सब सेम रास्ते पे चले, सेम प्लान को फॉलो करे, सो दैट फाइनली वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे अचीव कर सके। हर एक व्यक्ति अगर डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपने मर्जी से अपने मुताबिक काम कर रहा है, तो कंपनी के और डिपार्टमेंट के जो गोल्स है, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट? चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरली मुझे प्रिंसिपल एक एग्जांपल के साथ समझाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वैसे तो प्रिंसिपल अकेला पॉइंट पढ़ के बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए बेटा, हर एक इंसान है ना, दो चीजों के बारे में सोच सकता है, एक खुद का फायदा, दूसरा कंपनी का फायदा। हेनरी फ्योल का क्या कहना था कि जब भी एज अ मैनेजर हम डिसीजन ले, हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर खुद का फायदा यहां पे सोचना चाहिए। यहां पे हम बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हम कहते हैं कि यहां पे एक प्रोडक्शन मैनेजर है। अभी प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको प्रोडक्शन करने के लिए यहां पे रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो रॉ मटेरियल के लिए जो उसके प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, उसके पास यहाँ पे दो सप्लायर्स है, जिसको मैं कहती हूं सप्लायर ए एंड सप्लायर बी। ठीक है, अब यहाँ पे सप्लायर ए जो है वो उस प्रोडक्शन मैनेजर का रिलेटिव है, हम कहते हैं साला है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये यहाँ पे कौन है, तो लेटर से ये यहाँ पे जेठालाल है, और ये जो आपका सप्लायर ए है वो उसका साला है, मतलब ये कौन है, तो ये हम कहते हैं सुंदरलाल है। ठीक है, अब वैसे तो लोग बोलेंगे फिर तो ए से वो कभी नहीं लेगा, बट टेक्निकली देखा जाए तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं, बहुत बार हमें लगता है कि यार दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, तो क्यों ना हम मटेरियल उससे ही ले ले। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कब आती है जब यहाँ पे कोटेशन रिसीव किया जाता है कि मान के चले कि मुझे यहाँ पे 1000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो सुंदरलाल जी जो है वो बड़े हैं चापलूस। अब सुंदरलाल जी जो है इतने चैप्टर है कि वो यहाँ पे कहते हैं कि यार जीजा जी है, उनका तो पॉकेट काटते हैं, तो कोटेशन देते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, अब सप्लायर बी जो है वो तो यहाँ पे प्रॉपर बिजनेसमैन है, वो कहता है कि भाई देखो प्रॉफिट के मुताबिक, मार्केट रेट के मुताबिक यहाँ पे जो है 4.2 लाख रुपीस होते हैं, 4.2 लाख रुपीस का कोटेशन देते हैं। अब देखा जाए तो पर्सनल बेनिफिट किसमें है, पर्सनल इंटरेस्ट प्रोडक्शन मैनेजर का किसमें है कि वो अपने रिलेटिव को यहाँ पे ऑर्डर दे। बट ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, बेटा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट की अगर बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट या तो इंटरेस्ट किसमें है कि वो बी को यहाँ पे जो है ऑर्डर दे, क्योंकि बी से यहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है एज अ मैनेजर हमें बी को सिलेक्ट करना चाहिए। एज अ मैनेजर जब भी हम डिसीजन ले, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से पहले रखे। यही प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कहता है।
सिंपल सी बात है। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में हेनरी फेल का क्या कहना था कि एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन एन organization must be fairly remunerated, that they can fulfill their basic needs and as per the budget of the company and market rate। तो जब भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं, देखिए बेटा कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे फ्री में काम नहीं करता है, हर एक व्यक्ति काम करता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है, उसके खर्चे होते हैं, नीड्स होते हैं, वांट्स होते हैं जो उसको फुलफिल करने होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको आपको फेयरली रेम्यूनरेट करना चाहिए। जब मैं कहती हूँ फेयरली रेम्यूनरेट करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ज्यादा रेम्यूनरेशन दो, ज्यादा पैसा दो, नहीं। सैलरी या वेजेस डिसाइड करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक, आपके कंपनी का बजट। हर एक कंपनी उतनी बड़ी नहीं होती, उतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती, उतना इनकम नहीं अर्न करती कि वो लाखों करोड़ों की सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को दे सके। तो आप कितना कमाते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, उस तरीके से आप रेम्यूनरेशन को डिसाइड करिए। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका जो मार्केट रेट है वो यहाँ पे क्या चल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर आप कहते हो कि नहीं ये काम के तो 2000 रुपए मिलेंगे, अब उसको पता है कि सामने वाली कंपनी 4000 दे रही है, तो हर एक काम और स्किल सेट के मुताबिक एक बजट होता है, एक सैलरी होता है जो आपको मार्केट में चेक करना है, उस मुताबिक आपको यहाँ पे करना है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मिनिमम उतना रेम्यूनरेशन यहाँ पे रखना है जो एक एम्प्लॉय के लिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जरूरी हो। और कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो कायदे के मुताबिक मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो अगर आप जहां पे काम कर रहे हो उस कंट्री में ऐसा कोई भी लॉ एप्लीकेबल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज को लेकर, तो जाहिर सी बात है आपको उसको फॉलो करना ही करना है, राइट। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझने हैं। जब मैं कहती हूँ सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ठीक है, तो यहां पे मैं कहती हूं कि कंपनी है जिसमें 2000 लोग काम करते हैं, बट उस कंपनी का सारा डिसीजन बस उसके जो दो पार्टनर्स है राम और श्याम, ये सिर्फ डिसीजन लेता है, बाकी किसी के पास कोई अथॉरिटी, कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है सेंट्रलाइजेशन का यहां पे आप कह सकते हो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जब मैं कहती हूं डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल, और आप कह सकते हो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहां पे जब आप अथॉरिटी जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, अपने एम्प्लॉयज को भी अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर देते हो, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पे डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहां पे हेनरी फेल का क्या कहना था कि इट इज एडवाइजेबल दैट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस follow the concept of decentralization.
जो बड़े कंपनीज है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट फॉलो करे। अब सवाल आता है क्यों? मान के चलिए कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 4000, 5000, 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम सेंट्रलाइजेशन रखते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रखते हैं, सब कुछ पूछ के करना है, सारे डिसीजंस वही लेंगे, एक वो अपने खुद के काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। दिन भर कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछ रहा है, कुछ ना कुछ कहने आ रहा है, बस आप उनकी सुनते रहो। सेकेंड, यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बाय द टाइम आप उन तक जाओगे, पूछोगे, वो सुनेंगे, डिसीजन लेंगे, डिले इन डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है। स्पीड ऑफ वर्क इंपैक्ट हो सकता है, डिसीजन आप क्विकली नहीं ले पाओगे। तो बहुत ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने दिया था वो है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने क्या सजेस्ट किया था? देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन which is made from authority, responsibility, रिलेशनशिप आप कह सकते हो। ठीक है, स्केलर चेन क्या है? तो एक जो चेन ऑफ कमांड हम बनाते हैं बेस्ड ऑन अथॉरिटी, इसको यहाँ पे स्केलर चेन कहते हैं। एक बेसिक से यहाँ पे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं सो दैट आप इजीली समझ जाओ। अब मान के चलो कि दिस इज योर स्केलर चेन, जिसमें यहाँ पे ए है, उनके अंडर बी और सी है, उनके अंडर डी और ई है, और उनके अंडर एफ और जी है। ठीक है, तो ये जो हमने पिरामिड बनाया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर चेन, जहां पे चेन ऑफ अथॉरिटी के मुताबिक या अथॉरिटी के मुताबिक हमने यहाँ पे ए बी सी डी कौन किसके अंडर काम करता है उस मुताबिक यहाँ पे एक अथॉरिटी चेन हमने डेवलप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान के चलिए कि लेटर से ई को यहाँ पे डी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो बेसिकली जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होगा वो किस तरीके से होगा कि ई को सी से बात करनी है, सी को ए को बी से और बी को डी से। तो नॉर्मल सिचुएशंस में याद रखना हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि इन नॉर्मल सिचुएशंस द स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी फॉलोड। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो भाई ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो अभी मैंने बताया ये आपको यहाँ पे फॉलो करना है। बट मान के चलिए अगर इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे मुझे जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना है, क्विक डिसीजन मेकिंग करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करूं? तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हेनरी फ्योल ने यहाँ पे एक ब्रिज सजेस्ट किया था, जिसका नाम क्या उन्होंने रखा था? जिसका नाम था यहाँ पे गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक एग्जैक्टली क्या है? एक ऐसा ब्रिज जो आपको मौका देती है कि डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स यहां पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। याद रखना नॉर्मल सिचुएशन में आपको चेन ऑफ कम्युनिकेशन पूरा का पूरा फॉलो करना है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस आपको यहां पे गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करना है। राइट, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर या ये कर दे मेरा ऑर्डर है नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यहाँ पे क्या कहता है कि एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन must have a fixed place and everything and everyone should be in their fixed place। जैसे मान के चलिए कि ये मेरी कंपनी है, ठीक है। अब यहां पे मैंने केबिन बना के रखी है 1 2 3 और 4।
ये केबिन जो है ये एचआर मैनेजर के लिए है, ये केबिन मार्केटिंग मैनेजर के लिए है, ये जो है फाइनेंस मैनेजर के लिए है, और ये जो है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए है। ठीक है, मतलब मैंने सबकी जगह फिक्स कर दिया। यहां पे मार्केटिंग मैनेजर जो है क्या यहां पे बैठ सकते हैं? नहीं। यहां पे बैठ सकते हैं? नहीं। ये उनके फिक्स प्लेस है और वो आपको यहीं पे मिलेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का क्या कहना था कि हर चीज और हर व्यक्ति की एक फिक्स जगह है और वो उसी फिक्स जगह पे अगर आपको मिलते हैं तो वो ढूंढने के लिए जो टाइम वेस्टेज होता है ना कि कहां रख दिया, कहां बैठा होगा, आज कहां गया, ये टाइम वेस्टेज और मेहनत की वेस्टेज नहीं होगी। आपको जो चीज चाहिए तुरंत मिल जाएगी। जो व्यक्ति से आपको बात करनी है आपको पता होगा वो कहां पे होगा और टाइम और एफर्ट्स की यहां पे वेस्टेज नहीं होगी। यही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मेन फोकस था। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो जाहिर सी बात है चीजों को ढूंढने में, लोगों को ढूंढने में यहां पे बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बेटा यहां पे क्या कहता है? तो वो कहता है फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यहां पे जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनमें कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, रिलीजन हो, एज हो, जेंडर हो। आपको लोगों में भेदभाव बेटा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त है तो उसको आप जो करना है करने दे रहे हो, ये आपका जो दोस्त नहीं है तो आप उसको बार बार चिल्ला रहे हो, बार बार आप उसको डांट रहे हो, किसी को गलती करने पे पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, किसी को गलती करने पे बहुत भयंकर पनिशमेंट दे रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो भी आपके एम्प्लॉयज है आपको उनके साथ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट करना है। उनमें कोई भी बायसनेस, कोई भी भेदभाव इन एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, एज हो, एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे फोकस करता है एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी पे। राइट, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे क्या कहता है कि द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन must be given job security and their frequent terminations and transfers must be avoided। ठीक है, तो यहां पे बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है, जो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि एम्प्लॉय को बार बार बोलना, निकाल देना, ठीक है, हायर एंड फायर कल्चर करना कि अभी रिक्रूट किया 6 महीने में निकाल दिया, वापस नया एम्प्लॉय लेकर आए, वापस उसको 6 महीने में निकाल दिया, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज को बार बार निकाल देना, बार बार उनका ट्रांसफर करना, ये एम्प्लॉयज उनके काम, उनके लॉयल्टी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट लाता है। एंड देन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम खराब हो जाता है, रेपुटेशन खराब हो जाती है, गुडविल चले जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता और फिर ऐसे हो जाएगा कि आपके एम्प्लॉयज यहां पे कंपनी को छोड़ के चले जाना चाहेंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, बार बार नए एम्प्लॉयज आएंगे तो उनको बार बार काम सिखाना, ट्रेनिंग देना, आपका भी कॉस्ट और झंझट यहां पे बढ़ेगा। तो कभी भी एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जॉब सिक्योरिटी देते वक्त और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा भी ना हो जाए कि एक बार आपने एम्प्लॉय को परमानेंट कर दिया, जॉब सिक्योरिटी दे दी तो बस वो आराम से बैठ गया, फिर काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बनी रहे और एम्प्लॉयज जो है वर्क के ऊपर यहां पे फोकस करते रहे। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहां पे क्या है? तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। बेटा यहां पे जब मैं कहती हूं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बेसिकली क्या कहता है दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन must promote initiative among the employees। इनिशिएटिव का यहां पे मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव is
the self motivation of an employee to do a टास्क। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ इनिशिएटिव, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि जब आपके एम्प्लॉयज खुद आकर कहते हैं कि सर मैं ये काम कर दूं, मैम मैं ये कर सकती हूँ, सर हम ये कर देंगे, मैम मेरे से ही हो जाएगा, ये हमें एनकरेज करना चाहिए। एम्प्लॉयज अगर खुद से आके कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो उनको मौका देना चाहिए, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए हमेशा आपको एनकरेज करना चाहिए। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एम्प्लॉयज सेल्फ मोटिवेट होकर कोई काम को करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बेटर भी करेंगे और बेटर रिजल्ट्स एंड आउटपुट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एस्पिरिट द कॉर्प्स का आपको मतलब बता दूं तो दैट इज टीम वर्क, या तो समहाउ आप इसको टीम यूनिटी भी कह सकते हो। तो एस्पिरिट द कॉर्प्स में यहाँ पे हेनरी फेयोल ने क्या कहा था कि एवरी मैनेजर in an organization must encourage teamwork and replace I with we। तो जब भी हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर को डिवाइड एंड रूल, ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं करने चाहिए। अगर हम कोई भी कंपनी की बात करें, कोई भी कंपनी के गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अगर आप अपने कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो तो टीम वर्क, टीम एफर्ट्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क और टीम एफर्ट्स करके जब सभी लोग एक साथ एक चीज पे फोकस करें तभी आप कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे हर एक मैनेजर को टीम वर्क एनकरेज करना चाहिए। मैं मेरा नहीं होना चाहिए, हम हमारा ये होना चाहिए। तो टीम वर्क पे फोकस करो, टीम वर्क को यहाँ पे एनकरेज करो। डिवाइड एंड रूल जैसी जो पॉलिसीज है वो यहाँ पे फॉलो अब बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करूं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, FW टेलर, जिनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। FW टेलर या फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर की अगर बात करें तो उनका सबसे पहले जो जन्म है 1856 में यहाँ पे यूएसए में हुआ था। FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है और उनको ये पदवी जो है दी गई थी बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। FW टेलर जो है उनका हमेशा एक ही चीज कहना था कि हर एक चीज को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी है, अगर वो चाहते हैं कि कम समय में मैक्सिमम काम हो या एफिशिएंसी आए या कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे साइंटिफिक डेटा के मुताबिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक यहाँ पे अपने डिसीजंस साइंटिफिकली लेने चाहिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का यहाँ पे कहना था कि एवरी डिसीजन टेकन by a manager should not be based on guesswork, intuitions, etc., but must be based on scientific data and research। ठीक है,
यहाँ पे FW टेलर का क्या कहना था कि एज अ मैनेजर जो आप डिफरेंट डिसीजंस लेते हो, कोई भी डिसीजन जो आप लेते हो वो यहाँ पे साइंटिफिकली आपको लेना चाहिए। इंट्यूशन के मुताबिक, तुक्के के मुताबिक, मुझे ये सही लग रहा है, इंकी पिंकी पोंकी, यहाँ पे लकी नंबर मेरा ये है, इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता है। डिसीजन लेते वक्त आपको जो डेटा है, डेटा एनालिसिस है, आपका जो रिसर्च यहाँ पे है, तो ये रिसर्च के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर ये डिसीजंस आपको यहाँ पे लेने चाहिए, ना कि गेस वर्क, ना कि तुक्के, ना कि मेरे को ये सही लगता है, उस मुताबिक आपको ये डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रिंसिपल पे जाते हैं, जो कि है यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो पीस मेंटेन रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हार्मनी में मिलकर काम करना चाहिए, ना कि झगड़े करो, लड़ाई करो, एक्सेट्रा। एक चीज हमें समझनी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका मैनेजर्स या तो मैनेजमेंट, एंड दूसरा होता है आपका यहाँ पे वर्कर्स, राइट। तो यहां पे FW टेलर का क्या कहना था, देयर मस्ट बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो यहाँ पे वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, मैनेजमेंट से झगड़ा कर रहे हैं, मैनेजमेंट वर्कर्स को डांट रहा है, इसको निकाल रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है। ये चीजें बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव इंपैक्ट आता है, लोग एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते, समय की बर्बादी होती है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर मस्ट बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसी का एक एक्सटेंशन प्रिंसिपल उन्होंने आगे दिया था, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पे ये जो प्रिंसिपल है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही यहां पे एक्सटेंशन है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यहां पे क्या कहता है, दैट मैनेजमेंट शुड कंसिडर द प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस of the workers and workers on the other hand must restrict from going on strikes and lockouts। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो वर्कर का सोचे और वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट का सोचे। मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है या वर्कर्स को कोई भी दिक्कत होती है तो उसको सुने, उसको समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। वही जो वर्कर्स है यहाँ पे मैनेजमेंट का सोचे, हर बात पे स्ट्राइक करेंगे, लॉकआउट करेंगे, प्रोडक्शन बंद करेंगे, काम रोक देंगे, ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के बारे में यहाँ पे सोच समझकर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है, तो यहां पे मैनेजमेंट मस्ट select the workers as per their skills and expertise and also allot work based on their specialization। ठीक है,
तो इसका यहाँ पे मतलब बेटा क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी क्या कहता है कि हम वर्कर्स को जब भी जो भी काम दे उनकी स्किल्स उनकी एक्सपर्टाइज के मुताबिक दे। अब मुझे जो चीज करना पसंद, जिस चीज में मैं माहिर हूं, जिस चीज में मैं एक्सपर्टाइज रखती हूँ, वो काम मैं बेहतर भी कर पाऊंगी, बेहतर आउटपुट भी देख पाऊंगी, एफिशिएंसी भी ला पाऊंगी और सही समय से अपना काम भी कंप्लीट कर पाऊंगी। तो वर्कर्स को ट्रेन करो, वर्कर्स को सिलेक्ट करते वक्त आप ये देखो कि आप कौन से काम के लिए कौन से वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हो। काम देते वक्त भी आप ये देखो कि हर एक वर्कर की यहाँ पे क्या स्पेशलाइजेशन है, किस चीज में उनकी एक्सपर्टाइज है, उसी के मुताबिक यहाँ पे आप उनको काम दो। जैसे कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क में भी कहा था कि डिवीजन ऑफ वर्क में भी हम काम को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और ये जो काम एक एक वर्कर को अलॉट करते हैं तब उनके स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज के मुताबिक ये काम को अलॉट किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जो कि है यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब देखिए, टेलर ने तो कह दिया कि कोई भी काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है, काम करने से पहले साइंटिफिक डिसीजंस लो, तो कैसे डिसीजन मत लो। बट सवाल ये होता है कि कैसे साइंटिफिकली डिसीजन ले, कैसे यहाँ पे वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क यहाँ पे फाइंड आउट करे। तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी, जिसको आप यहाँ पे फॉलो करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैनेजर्स के तौर पे यहाँ पे ले सकते हो। सबसे पहली टेक्निक जो उन्होंने यहाँ पे दी थी वो थी द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि दिस इज एन एक्सटेंशन, और आप कह सकते हो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहां पे एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या कहना था कि जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वही लोग काम करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग अलग लोग करेंगे, प्लान को एग्जीक्यूट या ऑपरेशंस अलग लोग करेंगे। उसके लिए दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहां पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सजेस्ट किए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो उन्होंने दो डिपार्टमेंट सजेस्ट किए। कौन से दो डिपार्टमेंट्स? तो एक होना चाहिए आपका यहां पे प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा यहां पे आपका होना चाहिए ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मिलाकर उन्होंने कितने फोरमैन सजेस्ट किए थे? तो 8 फोरमैन। हर एक व्यक्ति का अलग काम था और हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करते थे। प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ चीजों को प्लान करता था, ऑपरेशन डिपार्टमेंट सिर्फ उन चीजों को एग्जीक्यूट करने पे फोकस करता था। तो यहां पे अगर मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो जो 4 डिफरेंट फोरमैन यहां पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में सजेस्ट किए गए थे, उसमें सबसे पहले यहां था आपका रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क का यहां पे क्या काम था? तो रूट क्लर्क का यहां पे काम था कि डेवलपिंग अ सीक्वेंस और मेथड ऑफ वर्क टू बी फॉलोड। तो यहां पे रूट क्लर्क बेसिकली क्या करता था कि मान के चलो मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन किस तरीके से होगा? पहला ये करोगे, सेकंड ये करोगे, थर्ड ये करोगे, फोर्थ ये करोगे। तो ये जो सीक्वेंस और स्टेप्स बनाते हैं, कोई भी चीज का एक मेथड यहां पे प्रोसेस करते हैं, वो रूट क्लर्क यहां पे डेवलप करता था। तो सीक्वेंस एंड मेथड ऑफ वर्क रूट क्लर्क की जिम्मेदारी थी कि आप बताओगे काम किस तरीके से होगा, क्या स्टेप 1 होगा, क्या स्टेप 2 होगा, क्या स्टेप 3 होगा एंड सो ऑन। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मैं अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की बात करूं तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का यहाँ पे क्या काम था? गिविंग बेसिक इंस्ट्रक्शंस related to work and safety to the workers।
तो यहाँ पे जो भी हमारे वर्कर्स है, लेबरर्स है, कामगार है, उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस कि भाई काम करने से पहले जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाता है कि देखिए आप ये कर सकते हो, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, यहां से शुरू करना है, ये हेड गियर पहनना है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हमें वर्कर्स को देने होते हैं काम को शुरू करने के पहले, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देता था। चाहे वो मशीन को चलाने का इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हो, ये सारी इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स या लेबरर्स को देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क की थी। उसके अलावा बाकी दो फोरमैन जो यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे, उसमें एक था आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड दूसरा था आपका यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की अगर बात करें तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या था? डिसाइडिंग द टाइम फॉर completion of a task and also deciding the cost limit of every task। ठीक है, तो यहां पे अगर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की बात करूं तो कोई भी काम कितने समय में और कितने खर्चे में यहां पे कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यहां पे डिसाइड करता था। तो मेरा ये जो काम है, स्टेप 1 है 5 मिनट में होना चाहिए, स्टेप 2 10 मिनट में होना चाहिए, स्टेप 3 15 मिनट में होना चाहिए, आधे घंटे में इतना काम होना चाहिए, ये आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करता है। साथ ही साथ जब प्रोडक्शन की बात करो तो कॉस्ट लिमिट सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्ट इंक्रीज होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो जाहिर सी कंपनी का इसमें नुकसान होता है। तो एक काम कितने खर्चे में होना चाहिए, पीछे कितना कॉस्ट जा सकता है, ये कॉस्ट लिमिट भी आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन की अगर बात करूं तो डिसिप्लिनेरियन का मेन काम क्या था? टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द वर्कर्स। तो यहाँ पे जो वर्कर्स है समय से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चीजों को सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपके डिसिप्लिनेरियन का काम है कि वर्कर्स से ये करवाना। कोई आ रहा है, लेट आ गया, तो क्यों लेट आ गया? समय से आना है। कोई है इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? उसको चिल्लाना, उसको पनिशमेंट देना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाना, ये आपके डिसिप्लिनेरियन का काम है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 फोरमैन है। एक रूट क्लर्क जो काम कैसे होगा, सीक्वेंस और स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं वो यहाँ पे बताता है। उसके बाद जो है सेकेंड, वो है आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो वर्कर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, चाहे वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हो, मशीन कैसे यूज करना है, उसका इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ पे देता है। उसके बाद आता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसका काम होता है कि काम कितने समय में और कितने खर्चे में होना चाहिए, ये आपको बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम होता है कि भाई अगर यहाँ पे काम की बात करें तो उसमें जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए फॉलो करवाना, समय पे काम यहाँ पे करवाना कि भाई समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, ये चीज यहाँ पे देखना, बेसिकली फैक्ट्री लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन करना। ठीक है, ये तो 4 फोरमैन आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट पे हो गए। अब हम जो है नेक्स्ट 4 फोरमैन यहाँ पे देखेंगे अपने यहाँ पे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट पे। तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में सबसे पहला फोरमैन जो यहाँ पे सजेस्ट किया गया था, दैट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस की अगर बात करें तो गैंग बॉस का यहाँ पे क्या काम है? टू अरेंज all the required resources to complete the task। तो काम करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीन्स हो, इक्विपमेंट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये किसका काम है? तो गैंग बॉस का काम है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का यहाँ पे क्या काम है? टू मेंटेन द स्पीड ऑफ वर्क एंड ensure that work is completed on time।
तो यहाँ पे अगर स्पीड बॉस की बात करूं तो स्पीड बॉस का बेटा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या काम है कि जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं समय के मुताबिक हम चले। जैसे टाइम क्लर्क ने हमें एक टाइम दे दिया था कि ये काम जो है इतने समय में पूरा होना चाहिए, तो स्पीड बॉस इंश्योर करता है कि यहाँ पे वर्कर्स जो है अपने डेडलाइन के मुताबिक काम करें और जो भी काम वो कर रहे हैं समय के मुताबिक यहाँ पे कंप्लीट हो, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट फोरमैन है दैट इज योर रिपेयर बॉस। यहां पे अगर रिपेयर बॉस की बात करें तो रिपेयर बॉस का क्या काम है, टू इंश्योर दैट ऑल द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर फंक्शनल। तो मान के चलिए कोई भी मशीनरी है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो यहाँ पे खराब होती है तो ये रिपेयर बॉस का काम है मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस कराना, सो दैट मशीनरी ब्रेक डाउन ना हो जाए, काम रुक ना जाए। ये रिपेयर बॉस का काम है ये इंश्योर करना कि मशीन एंड इक्विपमेंट जो भी काम में यूज हो रहे हैं वो सही से चले, उनका ब्रेक डाउन, खराब होना, टूटना फूटना ये चीजें ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका यहाँ पे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का यहाँ पे क्या काम होता है, टू चेक that the standard quality of output is maintained। देखो बेटा, काम को समय से करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है उस काम की क्वालिटी को मेंटेन करना। मैंने सिर्फ शर्ट्स बना दिए, उसमें क्वालिटी खराब कर दी, उसमें साइजेस ऊपर नीचे कर दी, कटिंग खराब कर दी, फिनिशिंग नहीं करी, तो क्या ये चलेगा? नहीं। तो इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना, ये इंश्योर करना कि जो भी स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ वर्क है वो हमने यहाँ पे मेंटेन करी है एंड वो क्वालिटी ऑफ वर्क के मुताबिक ही हम यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, सॉरी टू द नेक्स्ट टेक्निक, जो कि है यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहली टेक्निक जो है, आई रियली होप फंक्शनल फोरमैनशिप, वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। जो भी 8 फोरमैन है उनका क्या काम है, 4 एट प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 एट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहां पे सबसे पहले मैं अगर बात करती हूं स्टैंडर्डाइजेशन की, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का यहां पे क्या काम होता है, टू इंश्योर ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। एग्जाम्पल देती हूं, आप यहां पे समझ जाओगे। जब मैं कहती हूं स्टैंडर्ड क्वालिटी, देखो बेटा, अगर एक कंपनी है जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है तो हर एक प्रोडक्ट अलग, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं, हर जगह हर फैक्ट्री में जहां पे ये सेम प्रोडक्ट बन रहा है सेम होगा। चाहे मैं 4 फैक्ट्री में इस चीज को बना रही हूं, चारों फैक्ट्री में मेरा रॉ मटेरियल सेम होगा, मेरी मशीनरी सेम होगी, मेरी टेक्नोलॉजी सेम होगी, मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन सेम होगा, जिससे मैं जो फाइनल आउटपुट बनाऊं, चाहे वो 4 फैक्ट्री में डिफरेंट आउटपुट बनाऊं, वो सेम हो, सेम क्वालिटी, सेम फीचर, सेम स्टैंडर्डाइज तौर पे यहाँ पे बने। सेकेंड जो यहाँ पे चीज आपको ध्यान में रखनी होती है वो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, वो कहता है एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए बेटा, काफी बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि यार ये तो मैं 25 टाइप की कॉफी बना सकता हूं, तो क्यों ना 25 टाइप की कॉफी बना के बेचो। ठीक है, 25 टाइप की कॉफी बना सकते हो, 25 टाइप की कॉफी बना के बेचो, बट आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो तो रेगुलरली 1 या 2 या 3 टाइप की कॉफी ऑर्डर करते हैं। अब जैसे पेपर का एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादातर दुकानों में जो A4 साइज पेपर है, फुल स्केप पेपर है, A2 A3 साइज पेपर है, मैक्सिमम वही चलता है। अब A5 A6 A1 A7 A8 ये पेपर चलता ही नहीं है, तो उसको बना के स्टोर करके अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करके आपको मिलेगा क्या?
तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या कहता है कि भाई तुम वही चीज को रखो, वही वैरायटीज को रखो जो चलती है, जिसकी डिमांड है, जो बिकती है। बाकी अननेसेसरी जो वैरायटीज है आप उसको क्या करिए, तो आप उसको एलिमिनेट करिए, आप वो वैरायटीज को अपने लिस्ट से, अपने मेन्यू से हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी की अगर बात करें तो भाई वर्क स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर उसके बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट सब टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वर्क स्टडी की बात करूं तो उसमें पहली चीज आती है आपकी फैटीग स्टडी। मैं अगर फैटीग की बात करूं तो फैटीग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थकान। तो फैटीग स्टडी क्यों कंडक्ट की जाती है? सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि मान के चलिए हमारे ऑफिस में एक वर्कर काम करता है, तो उस वर्कर को एक दिन में कितने रेस्ट इंटरवल्स हमें देने चाहिए। दिन में 2 बार देने चाहिए, 4 बार देने चाहिए, 10 बार देने चाहिए, एंड सो ऑन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि दिन में 2 रेस्ट इंटरवल्स हमें 8 घंटे की शिफ्ट में देने चाहिए। कब और कितने समय का? 4 घंटे बाद पहला दूं, 5 घंटे बाद पहला दूं? तो यहां पे मैं अगर फैटीग स्टडी की बात करूं तो इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है। एक, वर्कर को कितना आपको रेस्ट इंटरवल देना है वो डिसाइड करो, कितने समय का एक इंटरवल होना चाहिए वो डिसाइड करो, एंड कितनी बार आपको रेस्ट इंटरवल देना है वो डिसाइड करो। तो फैटीग स्टडी किस तरीके से कंडक्ट की गई थी? अब मान के चलिए 10 बजे मेरा वर्कर ऑफिस में आ जाता है, 10 बजे वो काम की यहाँ पे शुरुआत करता है, काम कर रहा है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। अब 1 बजे ना वो ऐसे काम कर रहा है, मतलब वो बहुत थक गया है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप होते जा रही है। तो मुझे पता चला कि पहला इंटरवल मुझे 3 घंटे बाद 1 बजे देना चाहिए। 1 बजे मैंने उसको रेस्ट इंटरवल दिया, गया, फ्रेश हुआ, खाना खाने बैठा, खाना खा रहा है। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया। आधा घंटे बाद वो एकदम फ्रेश यहाँ पे होके एकदम जोशीला बन गया। चलो 30 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। वापस 1:30 बजे आया, काम की शुरुआत करी, वापस 5 बज गए, ऐसा हो गया। तो वापस 5 बजे सेकेंड इंटरवल देना चाहिए। अब गया, चाय वाय पिया, 5:15 बजे एकदम फ्रेश हो गया, तो चलो 15 मिनट का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। एक वर्कर को एक दिन में कितने इंटरवल्स देने हैं, कब देने हैं, और कितने समय का एक इंटरवल होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए फैटीग स्टडी को करा गया था। जैसे कि एफडब्ल्यू टेलर ने बार बार लगातार एक ही चीज कही थी कि कोई भी डिसीजन तुक्के से ना लीजिए, तो यहाँ पे रेस्ट इंटरवल्स भी डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, वर्कर्स को ऑब्जर्व करा, उसका रिजल्ट देखा, तब ये टेक्निक को उन्होंने बताया। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करी अंडर वर्क स्टडी, उसको हम कहते हैं मेथड स्टडी। एफडब्ल्यू टेलर हमेशा एक चीज कहते थे कि एक काम को करने के अनेक तरीके होते हैं, बट आपको हमेशा वन बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, उस मेथड को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मेथड स्टडी को यहाँ पे कंडक्ट किया। राइट, मेथड स्टडी का मेन एम क्या है? टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब और परफॉर्मिंग अ जॉब, जिससे आप अपने कॉस्ट को भी मिनिमम रख सको और मैक्सिमम यहाँ पे एफिशिएंसी भी यहाँ पे ला सको। तो जनरली हमारे पास जब कोई भी काम करने को अनेक मेथड होते हैं, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे एक काम है, ठीक है, एक काम को करने के लिए लेट अस से मेरे पास यहाँ पे 3 मेथड्स है, A, B और C। तो ये तीनों मेथड्स को जो है मैं 2 पैरामीटर पे जज करूंगी, दैट इज कॉस्ट एंड टाइम। अब मैं कहती हूं कि यहां पे मुझे सबसे कम कॉस्ट जो है बी मेथड में जा रहा है और सबसे कम समय भी बी मेथड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं बी मेथड को सिलेक्ट करके मेरे काम को करूंगी। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम लेकिन अगर ऐसा होता है कि कॉस्ट बी मेथड में कम जा रहा है और समय जो है ए मेथड में कम जा रहा है, तो देखो सी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, बट कॉस्ट एक में कम है, समय एक में कम है, तो कैसे डिसाइड करूं? तो आप देखो कि आपके काम के लिए क्या जरूरी है। अगर मेरे पास समय की कमी है, मुझे ये ऑर्डर अर्जेंटली पूरा करना है, तो मैं ए मेथड से करूंगी। अगर मुझे लगता है कि यार ऑर्डर कंप्लीट करने को तो साल भर है, आराम से कर सकते हैं, तो मैं बी मेथड से करूंगी, कोशिश करूंगी कि मेरे कॉस्ट को यहाँ पे मिनिमाइज कर सकूं, कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस कर सकूं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर टाइम स्टडी। यहां पे मैं अगर टाइम स्टडी की बात करूं तो टाइम स्टडी का मेन एम क्या होता है कि कोई भी काम को करने के लिए
कितना समय लगता है ये डिटरमाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना है, तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए ऑन एन एवरेज एक वर्कर को कितना समय लगता है ये डिसाइड करना। समय पता चल गया तो उसके मुताबिक यहाँ पे वर्कर्स को जो है यहाँ पे टारगेट्स देना। अब देखिए मुझे पता है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए आधा घंटा लगता है। वर्कर जो है यहाँ पे दिन के 6 घंटे मेरे पास काम करता है, मतलब 6 घंटे में वो 12 बॉक्सेस बना सकता है कम से कम। तो मुझे वर्कर को 12 बॉक्स एक दिन में बनाना है, ये टारगेट देना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स जो आपको रिक्वायर्ड है। देखो बेटा, मैं कहती हूं कि एक वर्कर जो है आधे घंटे में एक बॉक्स बनाता है, 6 घंटा काम करता है, मतलब दिन में 12 बॉक्सेस बनाता है। अगर मेरा टारगेट है कंपनी का कि एक दिन में जो है मुझे 120 बॉक्सेस बनाना है, तो 10 वर्कर की जरूरत है। 240 बनाने हैं, 20 वर्कर चाहिए। 360 बनाने हैं, 30 वर्कर्स चाहिए। तो काम एक वर्कर कितना कर पाएगा ये मुझे पता होगा, तो मेरे काम के मुताबिक कितने वर्कर्स चाहिए ये भी मुझे यहाँ पे पता चलेगा। तो ओवर स्टाफिंग में यहाँ पे या अंडर स्टाफिंग नहीं करूंगी, राइट। Last but not the least, categorize the workers into efficient and non-efficient। अब मेरे को मालूम है कि आप जो है एक दिन में 12 बॉक्स बना सकते हो। अब आपने आज की तारीख में 8 बॉक्स बनाए, मतलब आप इनएफिशिएंट हो ना। आपने समय की बर्बादी करी, आपने टाइम वेस्ट किया, आपने टाइम पास किया, तभी तो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। अब किसी ने मेहनत कर स्पीड बनाकर और मेहनत करके 15 बॉक्सेस बना लिए, वो एफिशिएंट है। तो उस मुताबिक आप कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। पर टाइम स्टडी को किस तरीके से किया गया था, तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, एक हाथ में यहाँ पे रखी स्टॉप वॉच, वर्कर को बोला कि यहाँ पे 100 वर्कर्स लेके आए, 100 वर्कर्स को बोला कि चलो सबको एक बॉक्स बनाना है। अब वर्कर्स ने यहाँ पे बॉक्स बनाना शुरू किया, उन्होंने स्टॉप वॉच शुरू किया। हर एक वर्कर को एक बॉक्स बनाने में कितना समय लगा उन्होंने नोट डाउन किया। मान के चलो कि ए ने जो है यहाँ पे 20 मिनट में बनाया, बी ने 35 में बनाया, सी ने 30 में बनाया, डी ने 34 में बनाया। सब वर्कर्स का यहाँ पे टाइम नोट डाउन किया, फिर एवरेज निकाला कि भाई यहाँ पे सारे वर्कर्स का मैंने टाइम नोट डाउन किया, डिवाइड बाय 100, तो ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स में एक बॉक्स बन सकता है। एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट किया। इस तरीके से टाइम स्टडी को कर आपको भी अपने वर्कर्स को यहाँ पे टारगेट देने होते हैं, पता करना होता है कि वो कितने समय में इस काम को कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली टारगेट दो, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ वर्कर्स डिसाइड करो, एंड अकॉर्डिंगली कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है इनमें डिफरेंशिएट करो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज उन्होंने की थी, दैट इज योर मोशन स्टडी। जब भी मैं यहाँ पे मोशंस की बात करूं, तो यहाँ पे मोशंस को बेटा 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक आपके प्रोडक्टिव मोशंस, दूसरा आपका इंसिडेंटल मोशंस, एंड तीसरा यहाँ पे आता है आपका अनप्रोडक्टिव मोशन, ठीक है। जब मैं कहती हूं प्रोडक्टिव मोशन, तो बेटा प्रोडक्टिव मोशन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे काम के मूवमेंट्स कर रहे हो। देखिए बेटा, हम जो भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेन रखी हुई थी, तो मैंने ये पेन को उठाया और यहाँ पे लिखना शुरू किया, तो ये तो एक प्रोडक्टिव मोशन है, राइट। बट मान के चलिए कि यहाँ पे कोई चीज है जो नीचे रखी गई है, तो बार बार नीचे झुकना है, चीज को उठाना है। अब ये तो अनप्रोडक्टिव है भाई, सामने पड़ी है, सामने से ले सकती थी, समय की बचत कर सकती थी। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि एक वर्कर काम करते वक्त जो भी मोशंस को करता है, जो भी मूवमेंट्स यहाँ पे करता है, इन मूवमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक प्रोडक्टिव, दूसरा इंसिडेंटल और तीसरा अनप्रोडक्टिव। देखो इंसिडेंटल को तो आप छोड़ ही दो। अब कभी ऐसा पेन गिर गया और उठाया तो वो तो इंसिडेंटल है, बार बार तो नहीं करना है ना, उसको छोड़ दो। प्रोडक्टिव मोशंस को रहने दो, अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, हटाने की कोशिश करो, क्योंकि भाई इससे एक काम में करने को समय ज्यादा लगता है, समय की बर्बादी होती है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लिटरली अपने एसोसिएट फ्रैंक गिलबर्ट के साथ करा।
ब्रिक लेयरिंग के मोशन में। आपको पता होगा कि वो ब्रिक्स जो रखते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो इसके लिए ब्रिक यहां से लिया, देन यहाँ पे रखा, देन वापस यहाँ पे गए, यहां से लिया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। तो इमोशंस को उन्होंने स्टडी किया। ब्रिक लेयरिंग में उन्होंने बोला कि टोटल 18 मोशंस लगते थे। अब ये टोटल 18 मोशन में से उन्होंने कहा कि 5 प्रोडक्टिव थे और 13 अनप्रोडक्टिव थे। ये 13 मोशंस को उन्होंने एलिमिनेट करके ब्रिक लेयरिंग को 5 मोशंस में करके दिखाया। इससे प्रोडक्टिविटी जो है मेरे दोस्त 4 गुना इंक्रीज हो गई। हाँ सोचो, तो एक दिन में एक वर्कर अगर 4 ब्रिक की लेयर कर पाता था, वो आज एक दिन में 16 ब्रिक की लेयर कर पाता है। 4 गुना काम उतने ही समय में कर पाता है। डिफरेंस देखो। तो बहुत जरूरी होता है बेटा, जो अनप्रोडक्टिव मोशंस है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना, रिमूव करना, और इसके लिए पहले मोशंस को स्टडी करके उसको प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव में यहाँ पे क्लासिफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक क्या है। आई होप आपको यहाँ पे वर्क स्टडी समझ में आया होगा, जिसमें फैटिग स्टडी है, टाइम स्टडी है, जिसमें मोशन स्टडी है, मेथड स्टडी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक है, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था, दैट वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन efficient and inefficient workers and pay them accordingly। बट सवाल है भाई, तुम ये करोगे कैसे? सबसे पहला सवाल, तो इसके लिए उन्होंने एक यहाँ पे टेक्निक बताई। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जिससे ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि टाइम स्टडी में हमने यहाँ पे एक वर्कर एक दिन में कितना काम कर सकता है देखा और उनके लिए टारगेट फिक्स किया। तो मान के चलिए कि हम यहाँ पे टारगेट फिक्स करते हैं कि एक दिन में आपको 10 यूनिट्स यहाँ पे बनाना है। 10 यूनिट अगर आप कंप्लीट करते हो, ये टारगेट अगर आप अचीव करते हो, तो मैं आपको 50 रुपए पर यूनिट दूंगी। अगर कोई भी वर्कर यहां पे 10 यूनिट बनाता है तो मैं 50 के मुताबिक 500 रुपए उसको दे दूंगी। मान के चलिए आपने 10 यूनिट से ज्यादा बनाया तो मैं आपको 60 पर यूनिट के मुताबिक पे करूंगी। मतलब 10 बनाया तो 50 दूंगी, 10 से ज्यादा बनाया तो 60 पर यूनिट दूंगी। तो वर्कर ने अगर 12 यूनिट्स बनाए तो 12 इंटू 60 मतलब 720 रुपीज मिलेंगे, मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा। अब वर्कर ने मान के चलो 10 यूनिट के टारगेट से कम बनाया तो उसको मैं सिर्फ 40 रुपीज पर यूनिट दूंगी। मतलब अगर उसने 8 बॉक्स बनाया तो मैं उसको 320 रुपीज दूंगी। मतलब टारगेट जितना बनाया, 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स बनाया तो 50 रुपया पर बॉक्स के हिसाब से दूंगी। 10 से कम बनाया तो कम पैसा दूंगी, 10 से ज्यादा बनाया तो ज्यादा पैसा दूंगी। अब इससे क्या होगा कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है, जो आलसी है, जो काम ठीक से नहीं करते, वो मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई ज्यादा बनाओ, ज्यादा पैसा मिलेगा। और जो एफिशिएंट वर्कर्स है वो मोटिवेटेड रहेंगे कि भाई हमने मेहनत करा, ज्यादा बनाया तो हमको ज्यादा पैसा मिला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने बताई। उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक बताई थी, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 2 पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स। अब यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर का कॉन्स्टेंटली क्या कहना था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्कर्स का जो मेंटल एटीट्यूड है बेटा, हम उसको यहाँ पे चेंज करें, राइट। एंड यहाँ पे जो हम मेंटल एटीट्यूड, देखो बेटा बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको समझा दूं। मैनेजमेंट को हमेशा लगता है कि यार ये वर्कर्स कुछ काम के नहीं है, हमेशा झिक हमारी मांगे, ये मांगे, वो मांगे, ऐसे ही करते रहते हैं यार। ठीक है, इनको कितना भी दो काफी नहीं है। वर्कर्स को लगता है यार ये मैनेजमेंट को हमारी दिक्कतों का क्या पता कि हम क्या झेलते हैं। वो आते हैं गाड़ी में, आते हैं अपने एसी केबिन में बैठते हैं, इनको क्या लेना देना है हमसे, ये तो बस पैसा कमाते हैं, अपना ही सोचते हैं, अपना ही पेट भरते हैं। ये दोनों का जो सोच है ना एक दूसरे के खिलाफ बेटा, वो हमें यहाँ पे बदलना। देखिए एक चीज को बेटा आप यहाँ पे समझिए,
वर्कर्स का एंड मैनेजमेंट का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन यहां पे सक्सेसफुल बन सकता है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन वही कहता है कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट की जो सोच है ना एक दूसरे के लिए, उसको आप पहले बदलो, दोनों मिलकर काम करो, झगड़े करके मत करो। और यहां पे जो आपके दिमाग में एक दूसरे को लेकर जो शक है, जो गलतफहमी है, जो गलत एटीट्यूड है ना, उसको आप यहां पे हटाओ। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। बट जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक सेशन में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बिल्कुल कराऊंगी, तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, तीसरा, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, चौथा, जनरल स्टेटमेंट विच डिसाइड फॉर गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज। देखो बेटा, वो गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर्स के लिए बनाया गया है, सो दैट मैनेजर्स जो है अपने डिसीजन सही तरीके से ले सके और सही तरीके से अपने बिहेवियर को यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, एनालाइजिंग डिविएशन, बोथ ए एंड बी। अब एनालाइजिंग डिविएशन तो बेटा कंट्रोलिंग में आ गया ना, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग में भी मदद करते हैं और उनके बिहेवियर्स को भी इन्फ्लुएंस करने में मदद करते हैं। और इसीलिए मेरा जो ऑप्शन है करेक्ट वो मुझे मार्क करना है बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है डैश रेफर्स टू दैट ट्रूथ विच इज इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल स्पीयर्स, दैट इज बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। तो कोई ऐसी चीज जो हर जगह अप्लाई होती है, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो टर्म को क्या कहता है? बेटा वो टर्म को यहाँ पे कहते हैं यूनिवर्सलिटी। क्या कहते हैं? यूनिवर्सलिटी। तभी हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उनका यहाँ पे कैसा एप्लीकेशन है, तो उनका यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उनका कैसा एप्लीकेशन है बेटा? तो उनका यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफ्स द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है? वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हाँ भाई है। जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स है, हाँ भाई है। वो कंटिंजेंट है, सिचुएशनल है, सिचुएशन के मुताबिक उसके रिजल्ट चेंज होते हैं, हाँ भाई होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये किसने बनाए थे? तो ये तो बहुत इजी है भाई, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने बनाए थे। हेनरी फ्योल ने डिस्क्राइब किए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए उन्होंने बुक लिखी थी। बेटा बुक का नाम यहाँ पे याद करके जाना, बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को अपनाकर आपको स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज मिलता है? अब ये तो भाई मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रिंसिपल्स तो मैंने आपको सारे ही तो सिखा दिए। तो इसके लिए आप इसका जो जवाब है यहाँ पे नीचे कमेंट करके मेरे को बताओगे कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब मिलता है। राइट, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रिम्यूनरेशन विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तो भाई मैं यहाँ पे फेयर रिम्यूनरेशन कह रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को पता चल जाएगा इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, या तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन जो कहता था कि भाई एम्प्लॉयज को उनके काम के मुताबिक आपको पे करना है, एटलीस्ट उतना पेमेंट देना है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर सके और मार्केट रेट और स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वायलेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट द कॉर्प्स। जब मैं कहती हूँ वायलेटिंग इफेक्ट तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए मैं एस्पिरेट द कॉर्प्स मतलब टीम वर्क वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती तो इसका रिजल्ट क्या होगा? गुड वर्कर्स कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, इंक्रीज इन जेलेसी होगा या डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो भाई अगर आप टीम वर्क नहीं करते हो तो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत आएगा कि आप कंपनी के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो यहाँ पे अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज न्यू थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए थे वो था ना। जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का तो गाइडेंस करता ही नहीं है। ठीक है, वो मैनेजर्स के लिए बनाए गए हैं। मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड हिंडर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। मतलब आप साइंटिफिक एनालिसिस करोगे तो बिजनेस का ग्रोथ रुक जाएगा। हो, ऐसा नहीं हो सकता है। Management which thinks that by scientifically analyzing work, it would be possible to find one best way of doing the work. one best method to do the work. ये कौन कहता है? Scientific management principles कहते हैं, science not love था। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो जनरल गाइडेंस है, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है, डायनामिक है या एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कंप्लीट मेंटल चेंज के ऊपर फोकस करता है। यह साइंटिफिक मैनेजमेंट में बार बार ये शब्द का इस्तेमाल हुआ था जो कि है मेंटल रेवोल्यूशन। तो यस, वो एक ऐसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो कहता है कि वर्कर्स और मैनेजर्स को अपना मेंटल रेवोल्यूशन लाना चाहिए, जो एटीट्यूड से एक दूसरे के खिलाफ उसमें चेंजेस यहाँ पे लाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। ऑलरेडी बता चुकी थी डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि काम को यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करो और सबको अलग अलग काम दो। वही तो फंक्शनल फोरमैनशिप ने किया, काम को 8 टुकड़ों में बांटा और 8 फोरमैन को यहाँ पे एक एक काम यहाँ पे दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस जो वन ऑफ द फंक्शनल फोरमैनशिप है उसका यहाँ पे काम क्या है? तो उसका यहाँ पे काम क्या है? तो उसका काम है कि सारे जो वर्कर्स है वो यहाँ पे जो उनसे एक्सपेक्टेड स्पीड है कि भाई समय से काम पूरा हो, तो जो स्पीड से आपको काम करना है वो एक्सपेक्टेड स्पीड के मुताबिक आप यहाँ पे काम को करो। सो टू ensure that all the workers are performing their job at the required or expected speed. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसको क्या कहते हैं? तो भाई स्टैंडर्ड्स को सेट करना, तो इसको तो स्टैंडर्डाइजेशन ही कहोगे, जाहिर सी बात है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या काम था? तो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिजाइन करना और ये इंश्योर करना कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो स्टैंडर्ड आउटपुट के मुताबिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी क्या है? तो मोशन स्टडी में हम मोशन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते थे, प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव। और अनप्रोडक्टिव या अननेसेसरी मोशंस है उनको एलिमिनेट करके हमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था, जैसे ब्रिक लेयरिंग के एक्सपेरिमेंट पे हमने किया। जो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव 13 मोशंस थे उनको हटाया और एलिमिनेट किया और हमने जो प्रोडक्टिविटी है उसको 4 टाइम्स से यहाँ पे इंक्रीज किया। Who specifies the sequence of completing a particular work? कोई भी काम करने के लिए जो सीक्वेंस है, जो मेथड आपको फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो आपको फॉलो करना है वो कौन देता है? तो वो रूट क्लर्क आपको देता है। रूट क्लर्क का काम होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाना कि पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, ये एम्प्लॉयज या लेबरर्स या वर्कर्स को बताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक, ये कहां पे कंडक्ट की जाती है?
देखो बेटा, जब भी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क, तो उसके लिए यहाँ पे मैं डिफरेंट मेथड्स को एनालाइज करती हूँ, डिफरेंट प्रोसेसेस को एनालाइज करती हूँ। एक काम में कितना समय लगेगा, दूसरे काम में कितना समय लगेगा, इन चीजों को एनालाइज करने के लिए चार्ट्स है, प्रोसेसेस है, इसका इस्तेमाल करके वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब को यहाँ पे ढूंढ के निकालती हूँ। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। डैश इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो वैसे तो हेनरी फेयोल ने बोला था कि आपको नॉर्मल केस में स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो करना है कम्युनिकेशन के लिए, बट इमरजेंसी में आपको क्या फॉलो करना है? तो इमरजेंसी में आपको हेनरी फेयोल ने दिया था यहाँ पे गैंग प्लैंक। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा ऑप्शन में मुझे कहीं पे भी गैंग प्लैंक नहीं दिख रहा है, और इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर 2 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत सारे खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने यहाँ पे कराए, वो आपको बिल्कुल यहाँ पे समझ में आए होंगे। एक ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे पूछा था, उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, जिससे मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, दोबारा बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ फैबुलस डे।